अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीनल डायलिसिस। ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है ब्लड को टॉक्सिन से या ख़ास करके नाइट्रोजनस वेस्ट से क्लीन करने का। ये उन लोगों का परफॉर्म किया जाता है जिनकी किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ से सफ़र कर रही होती है, मतलब कि उनकी किडनीज़ नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती हैं। क्रोनिक किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स का परफॉर्म किया जाता है रीनल डायलिसिस। आर्टिफिशियली उनका ब्लड क्लीन किया जाता है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारी रीनल फेलियर हो जाते हैं, मतलब कि किडनी नॉर्मल नहीं फंक्शन परफॉर्म कर पाते, तो उस सूरत में यूरिया का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरीमिया। तो अगर यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस कंडीशन को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसको ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए हम डायलिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल प्रोसेसेस। जिस तरीके से किडनी अपना नेचुरल काम कर रही होती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उस लिहाज से तो ये इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन ये है कि पेशेंट को नाइट्रोजनस वेस्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर बुक में भी लिखा है कि ऑल्दो कि हम थ्योरी में कहते हैं कि ये तो इफ़ेक्टिव मेथड है, बट होना किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। मतलब कि जो एंड स्टेज रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। बट चूँकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक एक्सपेंसिव मेथड है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो डायलिसिस कर रहे होते हैं। तो जनरली 2 टाइप की डायलिसिस परफॉर्म की जाती है, टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है। तो इसमें हमने लिखना है कि 2 टाइप ऑफ डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। एक हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये पेशेंट की बॉडी के अंदर ही हम उसका जो ब्लड है, कुछ मैकेनिज्म हम करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं, तो बॉडी के अंदर ही ब्लड को क्लीन किया जाता है। जबकि हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकाल कर उसको एक मशीन से गुजारा जाता है। उस मशीन को हम कहते हैं डायलेजर मशीन। और जब उसका ब्लड क्लीन हो जाता है टॉक्सिन से, तो फिर वही ब्लड हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक बॉडी से बाहर और दूसरा बॉडी के अंदर परफॉर्म की जाती है डायलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस में मैंने आपसे कहा कि विद इन द बॉडी ही हम डायलिसिस कर रहे होते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें अपरेटस क्या चाहिए होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होती हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सोल्यूशन चाहिए होता है। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं डायलिसिट। डायलिसिट क्या है? ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंसेस की। ये जो इसकी कंसंट्रेशन होती है, ये एक्चुअली आर्टिफिशियली डिज़ाइंड एक सोल्यूशन होता है जिसकी एक नॉन कंसंट्रेशन होती है। इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, वाटर मौजूद होता है, आइंस होते हैं। हर वो चीज़ जो कि हम नहीं फ़िल्टर करना चाहते हैं ब्लड के अंदर, वो इसमें मौजूद रहती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वही तो चीज़ है जिसको हम फ़िल्टर करना चाह रहे होते हैं। तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, एक तो वो नॉन होती है और दूसरा वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन, ये हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा अपरेटस की हम बात करते हैं, कैथेटर ट्यूब्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये जो कैथेटर ट्यूब्स हैं, ये पेशेंट की बॉडी में सर्जिकली इंसर्ट किए जाते हैं और इन्हीं पाइप्स के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं और इन्हीं पाइप्स के थ्रू जो डायलिसिट है वो बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी से बाहर जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए कैथेटर ट्यूब्स। इसके अलावा हमें बॉडी की नेचुरल मेम्ब्रेन को भी यहाँ पर यूज़ करना है, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये एक नेचुरल मेम्ब्रेन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के इर्द गिर्द मौजूद होती है। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सी डायग्राम शो करवाई है। ये है चेस्ट कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, और इन दोनों के दरमियान में एक पावरफुल मसल है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम वो मसल हैं जो कि चेस्ट कैविटी को सेपरेट कर रहे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। तो आप डायग्राम में भी देख भी सकते हैं कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसको हम पेरिटोनियल कैविटी भी कह सकते हैं। इसको एक मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, ये मेम्ब्रेन। और इस एब्डोमिनल कैविटी में हमारे जितने भी विजरल ऑर्गन हैं, मतलब कि स्टमक है या पेनक्रियाज है या जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो विजरल ऑर्गन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स को हम कह रहे हैं विजरल ऑर्गन।
तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको ये जो लाइनिंग सराउंड कर रही है, ये जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या सिंपली हम इसको पेरिटोनियम कह देते हैं। कैविटी को हमने पेरिटोनियल कैविटी कहा और जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही है इसको हमने पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कह दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने पेरिटोनियम को हम समझ लिया है कि पेरिटोनियम एक्चुअली होती क्या है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग होती है। यहाँ पर ये हमारे पास अपरेटस हो गया है, सोल्यूशन यूज़ किया जाएगा, ट्यूब्स यूज़ किए जाएंगे, कैथेटर ट्यूब्स यूज़ किए जाएंगे और जो मेम्ब्रेन है उसका यूज़ होगा। इसी बेसिस पर हम इसको नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का, क्योंकि मेम्ब्रेन इसमें पेरिटोनियम यूज़ की जा रही है। ये जो हमारे पास प्रोसीजर है इसके हम स्टेजेस देखते हैं। एक वो स्टेज होगी जिसमें हम बॉडी के अंदर डायलिसिस डालेंगे, ठीक है, और जब फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जब ब्लड क्लीन हो जाएगा तो उसको बॉडी से आउट किया जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी से हम वो डायलिसिस बाहर निकाल लेंगे, इसको हम बॉडी से आउट कर देंगे। अच्छा, दूसरा वो टाइम होगा जिसको हम कहते हैं 12 टाइम, और ये वो टाइम होता है जिसमें वो डायलिसिस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और वो अपनी तरफ जो ब्लड है, जो पेशेंट का ब्लड है, उससे टॉक्सिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो एक एक्सचेंज मतलब प्रोसेस होगा कि हम डालेंगे या उसको रिमूव करेंगे बॉडी से, और दूसरा होगा 12 टाइम। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा उसका स्टेजेस देख ली। अब हम उसका प्रोसीजर समझते हैं कि क्या होता है इसमें। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एब्डोमिनल कैविटी शो करवाई हुई है। एब्डोमिनल कैविटी में ये जो लेयर है इसको हमने कहा पेरिटोनियल लेयर या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, या हमने इसको सिंपली पेरिटोनियम कह दिया। इस पेरिटोनियम में या इसके बाहर मैंने आपको शो करवाया हुआ है ब्लड वेसल। ये हमारी इस एब्डोमिनल कैविटी में जो इसकी मेम्ब्रेन है इसमें ये ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं। हमने सर्जिकली कट लगाना है बेली रीजन में और उसमें हमने 2 ट्यूब्स इंसर्ट कर देने हैं। एक इन करने के लिए, डायलिसिस को इन करने के लिए, डालने के लिए, और दूसरा आउट करने के लिए हमने सर्जिकली ये ट्यूब्स बेली रीजन में अंदर इंसर्ट कर देने हैं। अब इन ट्यूब्स के ज़रिए हम इस एब्डोमिनल कैविटी को भर देंगे इस डायलिसिस से। हम यहाँ पे डायलिसिस डाल देंगे। किसके थ्रू डाला है? इन ट्यूब्स के ज़रिए डाला है, और इस एब्डोमिनल कैविटी में कुछ टाइम पीरियड तक, मतलब कि कुछ घंटों तक हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हमारे पास ये मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, मतलब सेमी परमिएबल हम इसको कह सकते हैं। ये यहाँ पे जो हमारे पास डायलिसिस है, यहाँ से चीज़ें हमारी इस ब्लड वेसल्स में नहीं जा सकती हैं। अब होगा क्या? अब एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी इस ब्लड वेसल से जो टॉक्सिन्स होंगे, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, वो इस डायलिसिस में आते जाएंगे। डायलिसिस वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? जस्ट उस ब्लड वेसल्स के ही सब्सटेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिया को या नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अट्रैक्ट करने वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ से ग्लूकोज नहीं आ सकता है क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पर भी मौजूद है। मतलब कि डिफ्यूजन के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अगर दोनों जगहों की कंसंट्रेशन सिमिलर होगी, ग्लूकोज की, आइंस की, अमाइनो एसिड्स की, तो वो चीज़ें मूव नहीं कर सकेंगी। अब यूरिया वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, या नहीं है यहाँ पे यूरिया, या वो ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हाई एफिनिटी रखते हैं ये जो सोल्यूशन है ये यूरिया के लिए। तो इसलिए उस टॉक्सिन्स को या यूरिया को ये अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि एब्डोमिनल एरियाज़ में मौजूद होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो कंटिन्यूसली अपना टॉक्सिन्स ऐड कर रहे होते हैं हमारी इसी डायलिसिस में। एब्डोमिनल कैविटी में डालते हैं, लेकिन एक्चुअली अब वहाँ पर डायलिसिस मौजूद होता है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम इसको रखेंगे, जिसको हमने कहा 12 टाइम कुछ घंटों का होता है, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि बॉडी में ट्यूब के ज़रिए आपने डायलिसिस को डाला, वो डायलिसिस कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहा। उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान जो ब्लड कैपिलरीज़ है, कहाँ की ब्लड कैपिलरीज़ हैं? हमारी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में मौजूद ब्लड कैपिलरीज़ थी, तो उससे डिफ्यूज़ होकर हमारी इस फ्लूइड के अंदर इंटर होगी। अब फ्लूइड क्यों नहीं जा सकता है? मैंने तो एक बात की कि डिफ्यूजन डिफरेंस होना चाहिए, तो अब यहाँ पर तो कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए वो नहीं जा रहे। दूसरा, मैंने यहाँ
पे लिखा भी हुआ है कि जो डायलिसिट के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि उसमें जो ग्लूकोज हैं या उसमें जो मतलब हमने अमाइनो एसिड्स वगैरह डाले हुए हैं या प्रोटीन्स हमने डाले हुए हैं, तो उनका साइज़ लार्ज है, जिसकी वजह से वो हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये तो परमिएबल है, लेकिन स्मॉल आइंस के लिए है, लार्जर पार्टिकल्स इससे या लार्जर मॉलिक्यूल्स इससे नहीं गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉक्सिन्स होंगे, जो नाइट्रोजेनस पेस्ट होंगे, वो इस डायलिसिट में आ जाएंगे, जिससे फिर हम इसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमने एक दूसरे कैथेटर से इसको बॉडी से रिमूव कर देना है। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर हो गया है। अब हम इस पेरिटोनियल डायलिसिस के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये है एडवांटेजेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि हम घर ही में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। होम बेस्ड ये एक प्रोसीजर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बस आपको एक सर्जरी, हल्की सी छोटी सी एक सर्जरी होगी जिसमें ये कैथेटर्स आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, आपने जो इन वाला है उसको ऑन कर देना है और ऑफ़ वाला आपने ऑफ़ कर देना है। जब आप चाहते हैं कि वो डायलिसिट बॉडी से रिमूव हो जाए तो फिर इन वाला आप ऑफ़ कर दोगे और ऑफ़ वाला आप ऑन कर दोगे। तो ये हमारे पास एक होम बेस्ड मेथड है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वो ट्यूब्स डालना डॉक्टर का काम होगा, बाकी का प्रोसीजर आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। आपकी बॉडी में जब डायलिसिट इंटर हो जाएगा तो जब आपका 12 टाइम होगा, जब वो आपकी बॉडी में रहेगा तो उस टाइम आप मूव भी कर सकते हो, आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता है, बस आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपसे कहा किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट पाइप को ऑन करना है और ऑफ़ करना है। तो ये आपका टाइम सेव कर देते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओगे और वहाँ पर आप किसी मशीन का वेट करोगे, तो ये तो मशीन वाला काम नहीं है। ये तो सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसमें आपने डायलिसिट डाला और उस डायलिसिट में सब्सटेंसेस आ गए। कहाँ से आ गए? आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी थी वहाँ की ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन से आ गई। तो ये आपका टाइम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। जस्ट जो एब्डोमिनल रीजन के ब्लड वेसल्स हैं वहाँ का ही टॉक्सिन्स फ़िल्टर हो जाता है, 100% ब्लड फ़िल्टर नहीं होता है, इसलिए ये आपको डेली बेसिस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई ऑफ डे नहीं है इसमें, बल्कि आपको डेली बेसिस पर परफॉर्म करना है। इवन आपको डॉक्टर टाइम सजेस्ट करता है कि आपने कितने टाइम के लिए इसको परफॉर्म करना है। दिन में एक टाइम करना है, मतलब डेली बेसिस पर करना है, या दिन में आपको मैनी टाइम्स परफॉर्म करना है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको आपको डेली बेसिस पर रिपीट करना पड़ेगा, या बहुत टाइम आप उसको डेली बेसिस पर रिपीट करोगे। लेस इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। क्यों? मैंने आपको ये एक बात बताई कि जस्ट एब्डोमिनल जो एरियाज़ हैं उनका ब्लड क्लीन हो जाता है। दूसरा, ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम, इसकी परमेबिलिटी डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट होती है। ब्लड कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंसेस तो इसी के थ्रू चले जाते हैं हमारी डायलिसिट में, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस नहीं भी मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी परमेबिलिटी वेरी कर रही होती है डिफरेंट लोगों के अंदर। और ये जो ट्यूब्स हैं या जो हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है तो इस दौरान इन्फेक्शन का भी बहुत चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस में एक पॉइंट ये भी लिख देंगे कि ये जो लोग हैं जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे होते हैं, चूँकि इनकी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लीन हो रहा होता है तो इसलिए ब्लड लॉस होने का ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड को तो हम बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं। तो वो जो एनीमिया का या जो एनेमिक लोग होते हैं तो ऑलरेडी चूँकि उनका ब्लड लेवल कम होता है तो फिर उनकी पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस होने से रोका जाता है। तो ये हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हमने पेशेंट की बॉडी के अंदर ही डायलिसिस डाला और उस ब्लड को क्लीन किया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो हम मशीन के ज़रिए करेंगे, जिसमें हम बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे पास है हीमोडायलिसिस। इसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? डायलेज़र मशीन, ये हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी भी कहलाती है। ये जो डायलेज़र मशीन है
इलेक्ट्रिसिटी पर रन करने वाला ये एक मशीन होता है। इस डायलेज़र मशीन के अंदर इस तरीके से पाइप्स मौजूद रहती हैं, पाइप्स, कॉइल्ड पाइप्स मौजूद होती है। ये देखिए मैंने पाइप्स शो करवाए हुए हैं, बुक में भी आपको शो हुए हैं, बुक में बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। अब यहाँ पे तो मैं कॉइल्ड बनाने से रही तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसको कॉइलिंग शो की हुई है। तो ये हमारे पास एक कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं। तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब्स है ये एक्चुअली प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं और ये सेमी परमिएबल होती हैं। कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करेगी। इन डायलेज़र ट्यूब से हम गुजारेंगे ब्लड और इनका जो बाहर का एरिया होगा वहाँ पर हम डालेंगे डायलिसिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डॉट डॉट से शो करवाए हुए हैं ये मैंने शो करवाए हुए हैं डायलिसिट को, और ये जो रेड से शो करवाए हुए हैं ये मैंने ब्लड को शो करवाया हुआ है। तो डायलेज़र ट्यूबिंग है, ये कॉइल ट्यूब्स होती हैं और ये सेमी परमिएबल है। और हमने कहा कि इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए ब्लड फ्लो करेगा। कौन सा ब्लड है? पेशेंट का ब्लड है, वो यहाँ से फ्लो करेगा। इसमें एक इन का रास्ता है जहाँ से हम ब्लड डालेंगे और एक आउट का रास्ता है। जब वो ब्लड यहाँ से गुजरता है तो वो क्लीन हो जाता है, तो फिर हम इसको पेशेंट की जो ब्लड वेसल है उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ट्यूब्स हमारे पास सेमी परमिएबल होते हैं। और डायलिसिट का हमें पता है अपरेटस, हमें डायलिसिट भी चाहिए होता है क्योंकि हमने वहाँ पर ब्लड को क्लीन करना है, तो इसके लिए हमें एक स्टेराइल फ्लूइड चाहिए होता है। मैंने अभी आपसे कहा कि इसकी एक नॉन कंसंट्रेशन होती है, इसमें ग्लूकोज मौजूद होता है और इसको हम कंटिन्यूसली इसको एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं, मतलब जो यूज्ड होता है उसको हटा देते हैं क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए होते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पर हम उसमें फ्रेश ऐड कर रहे होते हैं। तो ये हमने अपरेटस की बात कर ली। अब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म में मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें दो रास्ते हैं ब्लड के लिए, जो एक जहाँ से जाएगा और एक जहाँ से बॉडी में इंटर होगा। मतलब हम एक पाइप से ब्लड लेकर उसको उस मशीन में से गुजारेंगे और फिर वो मशीन से आपकी बॉडी को दे देगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ब्लड को हम डायलेज़र मशीन से गुजारेंगे। जब वो फ़िल्टर हो जाएगा तो आफ्टर फिल्ट्रेशन हम उसको बॉडी में वापस दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि देते कहाँ से हैं और लेते कहाँ से हैं। तो हम आर्म रीजन के जो आर्टरी है वहाँ से ब्लड इन ट्यूब्स में से गुजार रहे होते हैं, आर्टरी में से। ठीक है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसलिए हमने आर्टरी से लिया है ब्लड, और फिर जब हम इसको साफ़ कर लेते हैं तो फिर हम इसको वेन में इंसर्ट कर देते हैं, वेन में डाल देते हैं, ये जो क्लीन ब्लड होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो पाइप्स हैं ये कॉइल्ड क्यों हैं। वही बात ग्लोमेरुलस की कि एक तो प्रेशर डेवलप होगा तो सब्सटेंसेस मूव कर जाएंगे। ठीक है, वैसे है तो वो सेमी परमिएबल, लेकिन प्रेशर भी हमें डेवलप करवाना होगा। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जाए। अगर बहुत स्ट्रेट पाइप्स होंगी तो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ मूव कर जाएगा, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ब्लड आहिस्ता से जाए और एक प्रेशर के साथ जाए। तो इसलिए ये जो ट्यूब्स होती है ये कॉइल्ड होती हैं। तो ब्लड के लिए भी दो रास्ते हैं, ब्लड भी एक जगह से जा रहा है और एक जगह से बॉडी में इंटर होगा। और ये जो मैंने ये ट्यूब्स बनाई हुई हैं तो यहाँ पर हम डायलिसिट डालेंगे। तो देखिए एक जगह से डायलिसिट इंटर हो रहा है और जब ये इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ये भी बाहर मौजूद है, इन ट्यूब्स के बाहर मौजूद होता है। तो जब वो यूज्ड हो जाता है तो फिर हमने इसको ड्रेन आउट कर लेना है एक दूसरी ट्यूब में। तो हम इसको कंटिन्यूसली फ्रेश करवा रहे होते हैं, जो यूज्ड वाला है उसको ड्रेन करवा रहे होते हैं और जो फ्रेश है उसको हम ऐड करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हम थोड़ा सा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब हम आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं, पेशेंट की आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं तो ब्लड मूव करता है। जब इस तरीके से ब्लड मूव कर रहा होता है तो चूँकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, इसलिए जो ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं तो वो मूव करके हमारे इस डायलिसिट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कंटिन्यूसली यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो जा रहा है हमारे इन डायलेज़र ट्यूब्स में से, तो वो कंटिन्यूसली हमारे इस डायलिसिट के अंदर अपने टॉक्सिन्स है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या केमिकल्स वगैरह है तो वो ऐड करवा रहा होता है। तो वहाँ पर हमने ब्लड कैपिलरीज का कहा कि ब्लड कैपिलरीज में से सब्सटेंसेस पेरिटोनियम को क्रॉस करके हमारे डायलिसिट में आएंगी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ब्लड को क्रॉस करना पड़ेगा क्या, ये जो ट्यूबिंग है, ये जो इसकी सेमी परमिएबल ट्यूबिंग है, इसको क्रॉस करके डायलिसिट में हम इसको लेकर आएंगे। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर होता है। और फिर हमने कहा जब वो फिल्टर हो जाएगा तो हम उसको वेन में दे देंगे। ये जो प्रोसीजर है ये वीक में 2 दफ़ा किया जाता है।
क्योंकि ये बॉडी का सारा ब्लड क्लीन कर देते हैं, तो इसलिए डेली बेसिस पर नहीं परफॉर्म किया जाता है, बल्कि वीक में 2 टाइम्स आपको सजेस्ट किया जाता है। ये 6 घंटे का एक प्रोसीजर होता है, 5 से 6 घंटे का, जिसमें वो पेशेंट कंटिन्यूसली लेटा होता है और जो उसकी बॉडी है उसे हमने आर्टरीज़ के साथ पाइप्स कनेक्ट की होती है, तो आर्टरी से वो पाइप जो कैथेटर ट्यूब है तो वो हमारी इस डायलिज़र मशीन के साथ कनेक्टेड होती है। फिर जब वो ब्लड क्लीन कर लेते हैं तो वेन में जब हम इसको वापस दे रहे होते हैं तो वहाँ पर भी एक कैथेटर ट्यूब के ज़रिए ही हम वेन में दे रहे होते हैं। तो 6 घंटे का एक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट कंटिन्यूसली लेटा रहेगा। तो तकरीबन एक प्रोसीजर के अंदर तकरीबन 50 से 250 ग्राम तक यूरिया ब्लड से रिमूव हो जाता है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन में यूरिया रिमूव हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली। फिर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये इफ़ेक्टिव मेथड है एज़ कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस। क्यों? क्योंकि बॉडी का सारा ब्लड क्लीन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये जो मशीन है, ऑल्दो के कंटिन्यूस बेसिस पर हॉस्पिटल्स वाले इसको स्टेरलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट तो ना हुआ, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये जो मशीन है ये पहले किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट ने यूज़ की हो या HIV इन्फेक्टेड पेशेंट ने यूज़ की हुई हो और अभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत रिस्क होता है हेपेटाइटिस का। बेटा आपने फर्स्ट ईयर में हेपेटाइटिस C के बारे में उसकी जो पैराग्राफ है उसमें आपने बड़ा बड़ा करके पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस C का चांस उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि डायलिसिस करते हैं, जो कि हीमोडायलिसिस करते हैं। तो इसका अब आपको रीज़न पता चल चुका है कि वो मशीन हो सकता है किसी पेशेंट ने यूज़ की हो हेपेटाइटिस की या HIV इन्फेक्टेड किसी पर्सन ने यूज़ की हो। इसके अलावा भी जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है उन लोगों को जो कि हीमोडायलिसिस कर रहे होते हैं। तो ये एक बात हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस की। फिर हम बात करते हैं कि जो ब्लड हम जिस आर्टरी से ले रहे हैं या वेन में दे रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो इस दौरान वो ब्लड वेसल रप्चर भी होने का ख़तरा होता है। ठीक है, थोड़ी सी इंजरी भी उसको हो सकती है। यहाँ पे ब्लड माइक्रोस्कोपिकली जो ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे होते हैं, आगे आगे जो मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से भी मूव कर रहे हैं। ऑल्दो कि हमारे ब्लड का अपना प्रेशर भी है, लेकिन वो ये मशीन तो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही होती है तो माइक्रोस्कोपिक डैमेज भी हो जाते हैं जो ब्लड सेल्स हैं, ख़ास करके RBCs। अब हमने ये डिसएडवांटेज भी पढ़ना है, एनीमिया। देखिए बेटा, कुछ हमारे पास जब RBCs यहाँ से मूव कर रहे होते हैं, तो जब हमने वेन में इसको वापस डालना है तो यहाँ पे कुछ RBCs इन पाइप्स के साथ टच हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। तो जो हीमोडायलिसिस है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी बॉडी का 100% ब्लड जो निकाला था, जो लिया था, वही आपने उसकी बॉडी को दे दिया है। हो सकता है कि आपने 99% दिया हो, वो जो 1% है तो वो इन ट्यूब्स के अंदर रह जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो कि एनीमिक होते हैं तो उनका हीमोडायलिसिस नहीं किया जाता है। जिसका HB लेवल नॉर्मल होता है तो उनका हीमोडायलिसिस किया जाता है। एक तो ब्लड सेल्स को भी डैमेज मिल रहा है और दूसरा वो जो ब्लड सेल्स हैं तो वो स्टक भी हो जाते हैं उन ट्यूब्स में, तो एनीमिया का होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये हमारे पास था हीमोडायलिसिस। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अगर किडनी काम नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट का ब्लड हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं टॉक्सिन से या केमिकल्स वगैरह से। ऑल्दो कि किडनी बाकी जो उसका फंक्शन है, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन करना या जो मतलब pH है ब्लड का वो मेंटेन करना, या उसका जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन करना। और हमें ये भी पता है कि किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हमारे RBCs को एक्टिवेट कर रहा होता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को एक्टिवेट कर रहा होता है। बोन मैरो सेल्स उसका टारगेट होते हैं जिससे वो बना रहे होते हैं ब्लड सेल्स। तो ये हमारे पास नॉर्मल उसके तो सिर्फ ये काम नहीं है कि वो टॉक्सिन्स को रिमूव करे, उसके तो बाकी काम भी हो। ऑल्दो कि वो बाकी फंक्शंस इस दौरान नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये होता है कि उसका ब्लड क्लीन हो जाता है टॉक्सिन से या केमिकल से या नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, क्योंकि यूरीमिया की वजह से हाइपरटेंशन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए हमने कहा कि एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसमें बॉडी के अंदर ही हमने क्लीन करवाया ब्लड
ब्लड को डायलिसिस डालकर और हम डायलिसिस को बाहर निकाला। और एक हमारे पास है हीमोडायलिसिस, और हीमोडायलिसिस में हम उस पेशेंट का जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, मशीन से गुजारते हैं, और जब वो क्लीन हो जाता है तो एक कैथेटर के ज़रिए हम बॉडी में वापस इंसर्ट कर देते हैं। आर्टरी से निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में दे रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है। और ये जो ट्यूब्स होती हैं, जो मशीन के अंदर ट्यूबिंग सिस्टम है वो कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग आपको बुक में शो करवाई भी है। वो इसलिए ताकि एक तो प्रेशर डेवलप हो और दूसरा ब्लड आहिस्ता से मूव करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो हम पढ़ेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक इफ़ेक्टिव मेथड है, मतलब कि उस बंदे को वो फ्री हो जाता है डायलिसिस से। एक लॉन्ग टर्म मेथड है, वो मसले का एक फाइनल सोल्यूशन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन।